नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल आज फिर आपके सामने हूँ एक इनकम टैक्स का नया टॉपिक लेकर, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के संग संग रियल लाइफ में भी काम आने वाला है। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है आज का, और लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एन एसएससी में अर्न हिज इनकम इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और बोथ द प्लेसेस। यानी कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एसएससी जो है, वो अपनी इनकम इंडिया में भी अर्न कर सकता है, इंडिया के बाहर भी अर्न कर सकता है, और बोथ द प्लेसेस, दोनों जगहों पर भी अर्न कर सकता है। लेकिन विच इनकम इज चार्जेबल इन इंडिया? अब किस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, ये डिपेंड करता है किस चीज पर? डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, उसकी निवासीय स्थिति। रेजिडेंशियल स्टेटस को हम क्या कहते हैं? निवासीय स्थिति, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको माइंड में रखिएगा। एन एसएससी में अर्न हिज इनकम इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और बोथ द प्लेसेस, बट विच इनकम इज चार्जेबल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। तो आज का जो ये टॉपिक हमारा है, ये पूरी तरह से डिपेंड है किस चीज पर? रेजिडेंशियल स्टेटस पर। ये फोकस कर रहा है किस चीज पर? रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो जैसा कि मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स बियॉन्ड बुक्स, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें इसमें बताऊंगा जो बुक के बाहर जाके आपको बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगी थ्योरी समझने में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी टैक्स अराइज जब हो रहा है, उसके पीछे दो उसके पार्ट हम कर रहे हैं। टैक्स अराइज जब हो रहा है या टैक्स किसी पर पड़ जब रहा है, एक उसका नेचर ऑफ इनकम, दूसरा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सेक्शन की भी बात मैं करूंगा। नेचर ऑफ इनकम जो हम डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं सेक्शन 5 में, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं सेक्शन 6 में। इन्हीं दो सेक्शन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो नेचर ऑफ इनकम, यानी कोई इनकम, हमें मालूम है 5 तरीके से कोई एसएससी इनकम अर्न कर सकता है, लेकिन उस इनकम का नेचर क्या होगा? या तो वो इंडियन इनकम होगी या वो फॉरेन इनकम होगी, यानी या तो उसने इंडिया में कमाई होगी या वो फॉरेन में कमाई होगी। और रेजिडेंशियल स्टेटस ये डिसाइड करेगा कि वो कितने दिन इंडिया में रहा। देखिए, ध्यान से बात सुनिएगा, कितने दिन वो इंडिया में रहा, उस चीज पर डिपेंड करेगा। दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस। यहां एक वर्ड आता है सिटीजनशिप। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप बोथ आर डिफरेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस इज निवासीय स्थिति एंड सिटीजनशिप इज नागरिकता। यानी सिटीजनशिप अगर है किसी की, तो वो बाय बर्थ उसे मिल जाती है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है उसके इंडिया में रहने के पीरियड पर। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। अब ये सेक्शन 6 क्या है? ये सेक्शन 6 बहुत लंबा सेक्शन है, क्योंकि आपको पता है हमने 7 तरह के पर्सन इनकम टैक्स एक्ट की में पढ़े। भाई, उसमें वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एचयूएफ भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकता है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, और वो लोकल ज्यूरिडिकल पर्सन भी हो सकता है। तो हर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका अलग अलग है। आज जो हम चर्चा करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाली चीज, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप समझते चलिए, और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पॉइंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन। यानी हर कैटेगरी के पर्सन के लिए
सेपरेट रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करा जाएगा, जो हम आगे आने वाले और वीडियोस में देखेंगे। नंबर सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर बिकॉज इट मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए ध्यान से, इनकम टैक्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया दो कंसेप्ट का ध्यान रखना है, असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। हम जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन से ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर की। तो जब हम किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस ईयर का होगा और ये हर साल वेरी कर सकता है। यानी इस प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि वो रेजिडेंट हो, लेकिन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में उसका स्टेटस कुछ और भी हो सकता है। तो ये हर प्रीवियस ईयर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए पर्सन मे बी रेजिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री फॉर प्रीवियस ईयर, यानी एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। अब ये तो उसके लिए बड़ी परेशानी वाली बात आ गई कि एक इनकम पे टैक्स वो दे नहीं पा रहा है, वो अलग अलग जगह पे कैसे देगा? तो उसे अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। यानी एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है। सिटीजनशिप वो एक कंट्री का होगा, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन के आधार पर वो कई और कंट्रीज का भी रेजिडेंट बन सकता है। जो चीज मैंने बताई, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीजें हैं, दो डिफरेंट कंसेप्ट्स है। सिटीजनशिप बाय बर्थ डिसाइड होती है और रेजिडेंशियल स्टेटस उसके इंडिया में रहने के टाइम पीरियड से डिसाइड होता है। दोस्तों, इफ ए पर्सन इज रेजिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम डीम्ड टू बी रेजिडेंट फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम। देखिए यहां पर एक डीम्ड वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये पूरे इनकम टैक्स में आपके काम आता रहेगा। यानी हमने इनकम टैक्स के 5 हेड पढ़े, किसी एक हेड के लिए हमने किसी पर्सन को रेजिडेंट बना दिया तो बाकी 4 हेड के लिए कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही उस प्रीवियस ईयर के लिए डीम्ड मान लिया जाएगा। यानी एक इनकम के लिए हमने कैलकुलेट करना है, वो ही अलग अलग हेड की इनकम में एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन। और किस पर हम लोग आज बात करेंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटते हैं उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर। वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी एनआरआई। अब सर ये कैसे रेजिडेंट बनेगा कोई या कैसे एनआरआई बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो दोस्तों, ये डिसाइड होगा उसके इंडिया में रहने के पीरियड पर। देखो, ये जो मैं आपको आज बता रहा हूं ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहां पर बहुत शॉर्टकट में मैंने लिखा है, उसको समझने की कोशिश करना। तो कौन इंडिविजुअल रेजिडेंट माना जाएगा? तो दोस्तों, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब भाई कोई इंडिविजुअल 2 बेसिक कंडीशन, यानी 2 कंडीशन है सर छोटी छोटी, वो कंडीशंस अगर उसमें से एक पूरी कर देगा, देखिए एनी वन उसमें से एक पूरी कर देगा तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। और सर अगर वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा, व्हेन ही डज नॉट सेटिस्फाइज द बोथ कंडीशन, या उसमें से एक, तब वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब ये कंडीशंस क्या हैं देखिए। कंडीशन नंबर 1, जिसे हम बेसिक कंडीशन कहते हैं, नंबर 1, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखिए फिर बोल रहा हूं, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा असेसमेंट ईयर अगर 2019-20 है
तो ऑटोमेटिक सी बात है प्रीवियस ईयर क्या है 2018-19। और अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 2019-20। तो किसी भी कंडीशन में दिस इज कॉल्ड अवर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए वो 182 डेज। जिस प्रीवियस ईयर की भी बात हो रही है, देखिए ध्यान से, मैं फिर से यहां पर प्रीवियस ईयर पर जोर दे रहा हूं, जिस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उस प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहा हो मतलब उसने स्टे करा हो। अब ये स्टे करा हो तो स्टे जरूरी नहीं है कि साहब कंटिन्यूअस हो। देखिए यहां पर एट ए स्ट्रेच जरूरी नहीं है, वो इंडिया के में आ सकता है, फिर जा सकता है, फिर आ सकता है, फिर जा सकता है। उसका काम ऐसा है कि वो साल के अंदर बार बार इंडिया आता है और बार बार इंडिया के बाहर जाता है। तो जो ये स्टे पीरियड, जो ये 182 डेज कैलकुलेट होगा, ये उसके पूरे प्रीवियस ईयर के दौरान कैलकुलेट होगा कि उस पूरे प्रीवियस ईयर में उसका स्टे टाइम कितना रहा। तो ये टोटल स्टे टाइम कितना होना चाहिए प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वह एक ही जगह पर रहे। भाई आज वो लखनऊ है, कल वो दिल्ली चला गया, परसों वो कलकत्ता चला गया, इस चीज से कोई मतलब हमारा नहीं है। इंडिया में वो कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हमारे तो दिन 182 दिन या उससे ज्यादा होने चाहिए। अब एक और खास बात, while calculating the stay period, the day of arrival and departure, इसको बहुत ध्यान से आप समझना, the day of arrival and departure must be added, यानी भारत आने का और भारत से जाने का दिन भी कैलकुलेट होगा जब हम अपने स्टे डेज काउंट करेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए कि एक तो कंटिन्यूअस रहना जरूरी नहीं है, एक जगह पे रहना जरूरी नहीं है, और डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर काउंट होगा। अब ये तो एक बेसिक कंडीशन हो गई। अब कोई आपने कैलकुलेट करा तो वो 182 डेज नहीं बैठे, लेकिन एक और बेसिक कंडीशन इसमें ऐड कर दी गई। एक और बेसिक कंडीशन को जोड़ा गया कि भाई अगर ये वाली पूरी नहीं कर पा रहे हो तो ये कर दो। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यानी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना है 60 डेज और मोर, एंड इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज। देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया फॉर 365 डेज। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सेकंड कंडीशन को। ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज। अगर 2018-19 हमारा प्रीवियस ईयर है तो इस प्रीवियस ईयर में दोस्तों कितने दिन रहना है हमको 60 डेज, और उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर में, उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर हमारे कौन कौन से हुए 17-18, 16-17, 15-16 एंड 14-15। इन 4 ईयर को जोड़ के कितने दिन रहना है 365 डेज। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर से पहले के, याद रखना प्रीवियस ईयर के पहले के 4 इयर्स में 365 डेज। तो अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन पूरी कर रहा है, ही इज सेड टू बी रेजिडेंट। उसे क्या क्या कहेंगे हम दोस्तों, रेजिडेंट। और अगर वो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो कहलाएगा
नॉन रेजिडेंट यानी एनआरआई। अब दोस्तों यहां बात यह आती है कि एक्ट ने कुछ एक्सेप्शंस बना दिए। कुछ उन्होंने कहा जी भाई कुछ तो हमें कंडीशंस लगानी है, कुछ एक्सेप्शंस बना दिए। एक्सेप्शन किस रूल के? ये 60 डेज वाले रूल के, यानी वो एक्सेप्शंस हैं कि भाई 60 डेज वाला रूल आपका हट जाएगा, आपको 182 डेज ही इंडिया में रहना पड़ेगा। इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं दोस्तों। देखो एक्ट में तो 2 ही लिखे हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको चीजों को आसान करके बता रहा हूं। चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने उसकी 3 कैटेगरी बना दी है। एक्सेप्शंस किस चीज के एक्सेप्शन? 60 डेज की जगह 182 डेज ही इंडिया में रहना है। तो ये 60 डेज के एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी किन कंडीशंस में 60 डेज वाला रूल हटा लिया जाएगा और 182 डेज वाला एप्लीकेबल होगा। तो देखो दोस्तों इसकी 3 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। मैंने थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करी है, आप समझिए और फिर उसको अपने बुक से एक बार स्टडी करिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। Any individual citizen of India leaves India in any previous year for the purpose of his employment, यानी अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया से बाहर जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उसको 60 डेज की जगह 182 डेज इंडिया में रहने पड़ेंगे। क्या बनने के लिए? इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, यानी एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, यानी भाई किसी का पानी के जहाज में जॉब लग गई। अब जॉब लग गई तो वो मेंबर ऑफ क्रू हो गया और वो उस जॉब के सिलसिले में इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसको 60 डेज की जगह 182 डेज वाली कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी दोस्तों? इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग आउटसाइड इंडिया, जो भैया इंडिया के बाहर ही चला गया, इंडिया के बाहर रह रहा है, काफी सालों के बाद उसका मन करा कि चलो भाई अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की याद आई, उसने कहा भाई इंडिया में घूमने चलता हूं। तो अगर वो इंडिया घूमने के इरादे से प्रीवियस ईयर में इंडिया आता है, तो उसको 60 डेज की जगह 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहना पड़ेगा। किस लिए रहना पड़ेगा? अगर उसको रेजिडेंट बनना है तो। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो अब आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि भाई रेजिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशंस में से एक हमें पूरी करनी है। वो कंडीशंस क्या है, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, या तो 182 दिन वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो। दूसरी कंडीशन, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में 365 दिन और पिछले साल में 60 दिन अगर वो इंडिया में रहा होगा। इन दोनों कंडीशंस में से एक भी पूरी करी होगी तो वो क्या माना जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट। अगर नहीं पूरी करेगा तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इस रूल के ये 3 एक्सेप्शंस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हमने इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर 2 कैटेगरी करी, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक इंडिया का निवासी है, यानी भारत में प्योर रहता है, और एक कौन है? नॉन रेजिडेंट, यानी जो इंडिया के लिए अनिवासी है। अब इस रेजिडेंट के अंदर भी 2 कैटेगरी बना दी गई है। ये भी कैसे बनाई गई है? उसके इंडिया में रहने के बेसिस पर। ये 2 कैटेगरी क्या है? देखिए, एक को कहते हैं हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट और एक को कहते हैं नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यानी एक हो गया साधारण निवासी और दूसरा हो गया
असाधारण निवासी। अब ये क्या चीज है सर, ये तो नया, आपने तो पहले कहा कि भाई एक सिर्फ रेजिडेंट होता है और एक नॉन रेजिडेंट होता है, लेकिन दोस्तों इसमें दो कैटेगरी हमारी और बनी है, और ये कैसे डिसाइड होती है। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइज टू एडिशनल कंडीशंस, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, दो में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं पूरी करेगा तो वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। रेजिडेंट भी अगर बेसिक कंडीशन पूरी करके अब दूसरे मैदान में आ गया, एक दूसरा रिंग है उसके अंदर आ गया, उसमें से अगर वो दो एडिशनल कंडीशन पूरी कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर वो दो एडिशनल कंडीशन नहीं पूरी कर पाता है तो वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ये कंडीशंस क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया। देखिए वर्ड देखिए यहां पर, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए यहां पर, अब थोड़ा सा इसको समझेंगे, यहां मैं आपको आसान बनाने के लिए लिख रहा हूं यहां पर 2 out of 10, यानी पिछले 10 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल, 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। अब मैं और इसको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारा प्रीवियस ईयर है 1819, 1819 आवर प्रीवियस ईयर, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अब इससे पहले के 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे पहले के 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में उसे किन्हीं भी 2 साल, कोई भी 2 साल, प्रीवियस ईयर से पहले के कोई भी 2 साल, वो ठीक पहले वाला और उससे पहले वाला हो सकता है, वो ये और ये हो सकता है, कोई भी 2 साल में रेजिडेंट रहा हो। अब रेजिडेंट कैसे रहा होगा, यानी उन 2 सालों में उसने बेसिक कंडीशंस 1 या 2 में से एक पूरी की होगी। तो पहली एडिशनल कंडीशन क्या हुई हमारी, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर बिफोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में 2 साल, 2 out of 10 पहली कंडीशन कहती है हमारी। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, देखो दोस्तों, ही इज इन इंडिया फॉर 730 डेज। अब इसको देखो, मैं आसान बता रहा हूं, मैं तुम्हें आसान कर रहा हूं। पहली वाली कंडीशन में कितने साल हैं, 2 साल। 2 साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 730, यानी एक साल में 365, तो 2 साल में 730 दिन। तो 730 दिन वो इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी जिस साल की बात हो रही है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये 1819 भी हो सकता है, 1920 भी हो सकता है, उससे ठीक पहले के 7 सालों में, देखिए उससे ठीक पहले के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सालों में उसे कितने दिन रहना है टोटल, 730 दिन। तो हमें क्या मिला, 730 डेज इन 7 ईयर्स। फिर से इसको समझिए दोस्तों, he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year before the relevant previous year। यानी जिस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उससे ठीक पहले के 10 सालों में 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो, यानी उसने 2 साल बेसिक कंडीशंस पूरी करी हो। वो बेसिक कंडीशन क्या है आपको पता है, या तो 182 डेज वो इंडिया में रहा हो या उससे ज्यादा, या 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, और 4 सालों में 365 दिन। दूसरी कंडीशन क्या है, ही इज इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर बिफोर द प्रीसीडिंग
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी जिस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है उससे पहले के 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। ये 730 दिन लगातार कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और अलग अलग टुकड़ों में भी हो सकते हैं। तो अब इसको समराइज करते हैं दोस्तों कि अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशंस में से एक पूरी करता है तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। अगर वो पूरी नहीं कर पाता है तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट भी अगर 2 एडिशनल कंडीशंस पूरी कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर वो एडिशनल कंडीशंस पूरी नहीं कर पाएगा तो वो क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो आज हमने दोस्तों क्या पढ़ा? कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या था? ये हमारा थ्योरी के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और इसमें डेज कैलकुलेट करके हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम या इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।